सभी लोगों का आठवीं क्लासेस में धन्यवाद। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्षारकों का सामान्य गुण क्या है। इसके पहले आप पढ़े थे अम्ल का सामान्य गुण पढ़े थे, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थात भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात रासायनिक गुण। अब उसी तरीके से क्षारकों का भी गुण पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि क्षारकों का भौतिक गुण क्या है। यानी सबसे पहले आप पढ़ेंगे भौतिक गुण, जिसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे कि यह क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला गुण है कि यह अम्ल की तरह, जैसे अम्ल में आपने पढ़ा था कि स्वाद खट्टा है, तो ऐसे ही क्षार जो होता है ये स्वाद में, यानी क्षार स्वाद में तीखा, स्वाद में क्या होता है, तीखा होता है। दूसरी बात क्या कहा कि जिस प्रकार से अम्ल संक्षारक होता था, तो अम्ल की भांति क्षार भी संक्षारक होता है, अर्थात क्षार संक्षारक भी होता है। दूसरी बात ये दिमाग में रखे रहना, जो क्षार होता है या सबसे पहले ये चीज है कि यह जल में विलय होता है, क्योंकि अम्ल भी जल में विलय था, अर्थात क्षार जल में विलय होता है, अर्थात विलय माने घुल जाता है, यानी क्षार जल में विलय होता है। इस चौथी बात क्या कहता है कि क्षार यदि जल में विलय है तो सबसे पहले यह और किस कैटेगरी का होता है। अर्थात आपने साबुन देखा होगा, साबुन चिकना होता है, तो ठीक उसी प्रकार से क्षार चिकने होते हैं, अर्थात क्षार साबुन की तरह, कह सकते हैं साबुन की तरह चिकने होते हैं। इस तरीके से अब हम पांचवा यदि भौतिक गुण की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, अर्थात लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इस तरीके से इस क्षार के जो भौतिक गुण होते हैं, इसमें 5 आपके भौतिक गुण निम्नलिखित है। इसके बारे में आप अध्ययन करें कि यह स्वाद में तीखा होता है, क्षार संक्षारक की भांति कार्य करता है, अर्थात यह संक्षारक होता है, क्षार जल में विलय होता है। दूसरा है क्षार साबुन की तरह चिकने होते हैं। चौथी बात यानी 5वीं बात, लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देता है। ये सबसे पहले चीज। अब दूसरी बात क्या है, ये तो आपने देखा कि ये भौतिक गुण हो गए। अब इसी क्षारों का हम रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे कि क्षार का रासायनिक गुण क्या है। ये तो भौतिक गुण आपने देखा, अब क्षार का रासायनिक गुण, अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले आप अध्ययन करेंगे कि क्षार पर उष्मा का प्रभाव, अर्थात
ये गर्म करने पर किस स्थिति में क्या होता है ये छाल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यदि कोई आप छाल लेते हैं, चाहे वह KOH छाल ले लें, चाहे आप NaOH छाल ले लें, चाहे आप ये देखें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड छाल ले लेते हैं या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप छाल ले लेते हैं, या देखें कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड छाल लेते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के जो क्षार हैं इनके साथ कैसे अभिक्रियाएं होती हैं यह आप ऊष्मा का प्रभाव में आप अध्ययन करेंगे। तो ऊष्मा के प्रभाव में देखें कि जब हम इन प्रबल क्षारकों का अध्ययन करते हैं तो इनकी क्रियाएं कुछ अलग होती है, जबकि जब इन क्षारकों का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे ऊष्मा का प्रभाव इनमें दूसरे तरह का पड़ता है। तो सबसे पहले ये देखें कि प्रत्येक जो क्षार है इन प्रत्येक क्षारों पर हम ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है इसके बारे में अध्ययन करें। तो सबसे पहले यदि KOH लेते हैं, मान लीजिए KOH आप लिया और यहाँ पे दूसरे पॉइंट में आपने NaOH को लिया, तो देखें कि इसमें ऊष्मा का जो प्रभाव होगा, अर्थात यदि आप गर्म करते हैं तो ये क्या होता है। तो गर्म दो प्रकार से होता है, एक सिंपल गर्म करते हैं और एक तेज गर्म करते हैं। तो सिंपल जो गर्म आप करते हो उस स्थिति में ये जो क्षार होते हैं ये ठोस की अवस्था अर्थात भस्म की अवस्था में होते हुए भी, अर्थात ये ठोस में होते हैं और ठोस की अवस्था से यह केवल गर्म करते हैं तो यह लिक्विड बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? लिक्विड बन जाते हैं। लिक्विड माने होता है यह तरल में बदल जाते हैं, अर्थात यह एक्वस, ये सॉलिड में होते हैं, ये भी आपके सॉलिड में होते हैं। जब इन्हें गर्म किया जाता है, हल्का गर्म जब हम करते हैं तो यह एक्वस में बदल जाते हैं, अर्थात KOH अर्थात लिक्विड हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? लिक्विड में बदल जाते हैं, अर्थात इसको पूरा लिख सकते हैं लिक्विड, ये लिक्विड में बदल जाते हैं। दूसरी बात है जब इसको भी आप गर्म करते हैं सॉलिड होता है तो ये भी आपका लिक्विड में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? लिक्विड में बदल जाते हैं। ये पहले ध्यान दीजिएगा, ये अब लिक्विड में बदल गए, ये सबसे पहले चीज ये देखना है। फिर इसी तरीके से यदि हम गर्म करते हैं तो अब इनको यदि तेज गर्म कर दिया जाए, जैसे इनको तेज गर्म कर दिया जाए, इनको भी गर्म कर दिया जाए, इनको भी तेज गर्म किया जाए, तो यह कौन सी स्थिति बनाते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो तेज जब हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यह अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? ऑक्साइड में यह परिवर्तित होते हैं जब इन्हें तेज गर्म किया जाता है तब। तो अब आइए हम इन्हें तेज गर्म करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यदि आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया और इसको आपने तेज गर्म किया, क्या किया? तेज गर्म किया। तो तेज गर्म करने पर ये क्या बनते हैं? पहला काम तो ये देखना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड में अब घटित हो जाते हैं और प्लस H2 बचा और एक ऑक्सीजन बचा, अर्थात ये जल बना देने का कार्य करते हैं जब हम इनको तेज गर्म करते हैं तब। अब इसी तरीके से यदि आप मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, इसको भी आप तेज गर्म करते हैं, तेज गर्म करने पर ये भी आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा जल बनाने का कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, इसको ले लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी ले लें और इसे तेज गर्म करें तो ये भी आपका क्या बनेगा? तो ये अपने ऑक्साइड नहीं बल्कि ये भी गैस के रूप में बदल जाएंगे।
क्योंकि यह H2O यानी एक HOH के साथ मिलकर के एक पानी बना देगा और प्लस अमोनिया गैस में यह अब घटित हो जाएंगे। तो ये क्रियाएं होती है जब हम क्षारों पर ऊष्मा का प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ये लिक्विड बन जाते थे यानी ठोस की अवस्था से लिक्विड बन जाते थे जब उन्हें हम नॉर्मल गर्म करते थे। लेकिन इन्हीं को जब हम तेज गर्म किए तो तेज गर्म करने पर यही हाइड्रोक्साइड जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जब तेज गर्म किए गए तो यह जल और ऑक्साइड में यानी कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और यहाँ पे अमोनिया गैस के रूप में यह अब घटित हो जाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। तो ये सबसे पहली चीज होती है कि क्षारों पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, ये पहले दिमाग में रखिएगा। तो कभी-कभी पेपर में दे देता है कि क्षार पर ऊष्मा का प्रभाव दिखाइए या प्रदर्शित कीजिए या समीकरण दीजिए, ऐसे क्वेश्चन करके देता है। तो आप विभिन्न क्षार को देखा और क्षार पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ करके क्या प्रोडक्ट बनाता है इसको आपने अध्ययन किया। ठीक इसी प्रकार से अब आप एक अभिक्रिया पढ़ेंगे कि क्षार का जब अम्लों के साथ अभिक्रिया होता है। तो जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब लवण पढ़ाया गया था तो आपने वहां पर ध्यान दिया होगा कि जब किसी भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो ये लवण और जल का निर्माण करते हैं, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब आया है कि क्षार का यदि अम्ल के साथ क्रिया कराया जाए तो भी लवण और जल का निर्माण करता है, अर्थात यहाँ पर भी आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले ये उदासीनीकरण क्रिया आपने पहले भी पढ़ चुका है और फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जब किसी भी क्षार को अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो उससे लवण और जल का निर्माण होता है, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये पेपर में भी पूछता है, आप जानते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया दर्शाइए या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल और लवण बनते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि क्षार के साथ जब अम्ल की क्रिया होती है तो जल और लवण बनते हैं, जिसको हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब किसी हम क्षार का अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अम्ल के साथ यदि क्रिया करा रहे हैं, अम्ल के साथ यदि क्रिया करा रहे हैं तो यह क्या बना रहा है, तो यह एक लवण बनाते हैं, सोडियम सल्फेट बना लेते हैं और जल का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से हम देखें कि यह बराबर कर लेते हैं यानी बैलेंस समीकरण कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखें यहाँ पे KCl आपका एक लवण बन जाता है और प्लस OH और H मिलकर के पानी का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से लवण और जल का निर्माण, लवण और जल का निर्माण, ऐसे किसी भी क्षार के साथ अम्लों की जब क्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि पेपर में पूछता है उदासीनीकरण अभिक्रिया समझाइए या उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप ऐसे एग्जांपल के माध्यम से उन्हें बताने का भी कार्य कर सकते हैं और परिभाषा भी देने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब देखें कि क्षारों का क्रिया जब वसा अम्लों के साथ कराई जाती है यानी वसीय पदार्थों से जब कराई जाती है तब क्या आता है, जबकि आपके पेपर में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये तो पहले आप ध्यान देंगे, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का आता है जब आपने पढ़ा होगा कि साबुन बनाने की प्रक्रिया,
तो साबुन बनाया कैसे जाता है? तो जब हम वसा की अवक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो हम पे हमारे साबुन निर्माण की प्रक्रिया को समझ में आता है। वसा के साथ क्षार की अवक्रिया, क्षार की अवक्रिया। अब यहां पे यदि इसको कहा जाए कि साबुन निर्माण की प्रक्रिया, साबुन निर्माण की प्रक्रिया यानी साबुन बनाने का नियम अर्थात नियम, साबुन कैसे बनाया जाता है? यदि वसा के साथ क्षार की अभिक्रिया हो जाती है तो हम साबुन बनाने की अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम वसा अम्लों को लेते हैं। वसा में सबसे पहले तो आपको ध्यान दो चीजों का देना पड़ेगा, जिसको हमें एक को क्या कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, ये पहले ध्यान देना होगा। जैसे देखिए, जब कार्बन की संख्या, ये ध्यान रखें कि कार्बन की संख्या हमारा 15 से ऊपर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ऊपर, यानी कार्बन 15 से ऊपर वाला कार्बन को यदि हम ले लेते हैं तो ऐसे जो बने बसे पदार्थ होते हैं, तो कैसे आप इसको लेंगे ये दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले इसके फार्मूले को लिखने के लिए आप एल्किल को समझना होगा। एल्किल क्या होता है इसको दिमाग में रखें। इसके सामान्य फार्मूले को आपने पढ़ा होगा ClH2m+1 के हिसाब से। इसका मतलब होता है क्या है कि ये कार्बन की संख्या जो है, यह माने होता है कार्बन की संख्या। ये ध्यान दीजिएगा, कार्बन की संख्या, ये पहले ध्यान देना है। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या हमारी 15 होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। इसके हिसाब से हमको ये हाइड्रोजन का मान रखना पड़ता है। तो हमारा बसी पदार्थों में एक चीज मान रखना होता है। तो बसी पदार्थों में क्या होता है कि ये C यदि 15 मान लीजिए हमने रखा, तो H का मान क्या हो सकता है? एल्किल की जगह पर रखना है। ये पहले ध्यान दीजिएगा, जिसको हम R से भी प्रदर्शित करते हैं। R माने होता क्या है? एल्किल। और एल्किल का सामान्य फार्मूला क्या होता है? अब जहां पे एल्किल आएगा वहां पे आगे R लिख करके हम संबोधित करने का कार्य करेंगे। तो C15 H2 आपका दिया है, गुणे N माने कार्बन की संख्या अर्थात 15 है, तो 15 लिखेंगे अर्थात यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया C15 और H15 गुना 30 31 हो गया, अर्थात यह R का मान है। ये दिमाग में पहले रखिएगा। इस तरीके से इसको दिमाग में रखना है, तब तो हम किसी भी क्षार के साथ हम वसा अम्लों की अभिक्रिया को समझ सकते हैं। पहले हम वसा को लिखते हैं, जैसे पामिट्टी का या सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सभी चीजों का हम अभिक्रिया करा सकते हैं यानी बसी पदार्थ को रख करके। जैसे मान लीजिए CH2 COO और यहाँ पे R लिखा रहता है, ये ध्यान देना। इस R का मतलब हम एल्किल ले सकते हैं, यानी R को यदि हम देखें कि C15 या 31 इसको ले सकते हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखे रहना है। ये आप इसकी जगह पे हम C17 या 35 ले सकते हैं, इसको रख सकते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। अर्थात इस R को हमने लिखा, अभी हम इसी को फार्मूला बनाकर और दिखाते हैं। और दूसरा है CHCOO R, फिर आप देखें कि CH2 COO R। अब इसी फार्मूले को इस R के जगह पे यदि इसको रख दिया जाए, इसको रख दिया जाए तो बसीय पदार्थ हो जाता है। ये सबसे पहले चीज ध्यान देना है। तो अब इसके जगह पे हम किसको रख देंगे? इनको या इनको, तो जो आप कहेंगे उसी को रखेंगे। चलिए हम इसी को रखते हैं। या क्या है? C70H35 C70H35 और यहाँ पर भी लिख देते हैं
C70 H35, यहाँ पर भी लिख देते हैं C70 H35। अब इनके साथ आप ध्यान दें कि हम इसको क्षार के साथ बसा स्टीरिएट हो गए, इसको हम बोलते हैं बसा स्टीरिएट। ये बसी पदार्थ हो गए और बसी पदार्थों के साथ अब हम क्षारों की अभिक्रिया कराते हैं। जैसे देखिए क्षार में 3 क्षार ऐसे होते हैं जिसको लेकर के हम साबुनों का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया कि OH क्षार हमने लिया, या हमने NaOH क्षार लिया, या हमने Cr क्रोमियम हाइड्रोक्साइड क्षार को लिया, तो तीनों से 3 तरह के साबुन का निर्माण होता है। ये सबसे पहले ध्यान देना। इस साबुन से निर्माण यदि आप साबुन बनाने का कार्य करते हैं तो ये सबसे पहले बनाएगा, ये नहाने का साबुन बनाएगा क्योंकि पोटेशियम मुलायम होता है, ये पहले। ये सोडियम है जिससे हम साबुन बनाते हैं तो ये क्षार साबुन बनता है, अर्थात एक कपड़ा धोने वाला बनाएगा, एक कपड़ा धोने वाला बनाएगा। और क्रोमियम को जब हम लगाते हैं तो जिसको हम दीप कहते हैं, अर्थात यह बर्तन धोने का, यानी पीतल के बर्तन धोने वाला साबुन हम बना सकते हैं। तो तीनों में कोई भी एक क्षार का प्रयोग करते हैं। जब हम यहाँ पे नहाने का साबुन यानी कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने का कार्य हम करेंगे, इसके बाद आप लोग अपना नहाने वाला साबुन बनाने का प्रयास करेंगे, आप लोग विम साबुन बनाने का प्रयास करेंगे। तो एक नियम को जान लेंगे तो 2 और यानी ये नियम आप बना सकते हैं जो आपके पेपर में ये रिएक्शन भी देता है, पूछता भी है 4 नंबर के क्वेश्चन में, और पूरा साबुन बनाने की निर्माण की प्रक्रिया विधि को भी पूछता है, तो वह 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ये दिमाग में रखिएगा। तो इसमें यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं, यानी ये क्षार की क्रिया, अर्थात हम बसा के साथ में यदि क्षार की अभिक्रिया करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्षार की अभिक्रिया से यह क्या बनाते हैं, इसको पहले ध्यान दीजिएगा। क्योंकि साबुन बनाने की क्रिया क्या है कि अब यहाँ पे एक चीज है कि इसमें ग्लिसरॉल होता है। क्यों कि एक ग्लिसरॉल का कुछ भाग है जिसमें OH को लगाना होता है, ये दिमाग में रखिएगा। तो जितना आपका यह एसिटेट में ये जितने हैं एसिटेट में, इस भाग को आप निकाल दें, ये दिमाग में रखें। यानी प्रत्येक के भाग को यहाँ से यहाँ तक के भागों को हटा दें, और बाकी जो बचा है यानी CH2 बच रहा है, CH बच रहा है, CH2 बच रहा है, इसको यहाँ पर रखें। तो CH2 रखा है आपने, CH रखा है आपने, और CH2 आपने रखा। अब यहाँ पे एक ध्यान देना ये है कि आप कैसे इसको करेंगे, ये चीज ध्यान देना है। तो सबसे पहले चीज आप देखें कि 3 जगह से आपने हटाया, अर्थात इस हाइड्रोक्साइड के 3 अणु आपको बनाना है, तीनों को लगा देना है। अर्थात एक OH आप यहाँ पर लगा सकते हैं, एक OH यहाँ पर लगा सकते हैं, एक OH आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अर्थात ये जो फार्मूला आपका तैयार हुआ एक ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है। किसका होता है? ग्लिसरॉल। यानी ये आपका ग्लिसरॉल का फार्मूला हो गया। दूसरी बात का हमारा बचा क्या है, जो बचा है उसी को हमको और लाना है। तो सबसे पहले लाना किसको है, आप देख रहे हैं कि यह एसिटिल एसीटेट है, अर्थात देखिए यानी एसीटेट में अब यहाँ पे 70 है, तो यह अब कौन सा एल्किल हो सकता है, यानी बाई यानी जिसे अन के भाषा में बोला जाता है। तो ये हमारा C70। अब इसी को उलट करके लिखने का प्रयास करेंगे। तो पहले इसको आप लिखें C70 या 35, इसको आप लिख लें। जैसे यहाँ नहीं है, यहाँ जगह है, यहाँ लिख रहे हैं हम। अब देखिए ध्यान से, एक बार ये लिखा, अब यही ये भी है, यही ये भी है, 3 बार है, ये दिमाग में रखें। तो तीनों की यदि हम लगातार लिख लेते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। C70 या 35, फिर C70 या 35, ये हमने लिखा। अब तीनों के साथ जहां से ये हटे हैं
तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? इसके बाहर ये तो निकल है, अब इनके जगह पर हम क्या करें? इनके जगह पे हम रखने के लिए हमें यहाँ ये मिला है, तो ये भी 3 है, तो इसको 3 को यहाँ लगा देने का कोशिश करें। यानी 3 अणु ये क्षार के हो गए। अच्छा अब देखिए ध्यान से कि अब इसी को यदि हमको रखना है तो हम इसी चीज को और क्या रख सकते हैं, ये पहले ध्यान दें। जबकि ये आप जानते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ बीच में क्या है आपका ये C+O है, तो इसके बाद इसको लिखना रहता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें यानी को कैसे लगाना रहता है, तो यहाँ पे C+O ये लिखिए। अब Na को यहाँ लगाइए, Na को यहाँ लगाए, Na को यहाँ लगाए, अरे ये तीनों बन गए। अब क्या करेंगे इस तीनों में? अब इसको आपने कहा कि ये R है, ये पहले दिमाग में रखें, तो इसको गिन लीजिए 1 2 3 है, तो आगे आप 3 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यह एक गई है, तो यहाँ पे C70 या 35 ये 3 बार है, तो 3 बार हमने लिख दिया। अब C+O भी 3 बार है, तो इसको भी यहाँ आगे लिख दिए, ये भी 3 बार हो गए। अब इसके आगे यानी 3 बार है, तो यानी हमने लिख दिया। अब ये फार्मूला इस तरह बन गया। अब इसी फार्मूले को यदि पूरा और छोटा करना चाहते हैं, तो ये 3 आपका यहाँ हो गया, और इसको हम कहते हैं R, अर्थात अर्थात ये हो गया R, और यहाँ पे C+O हो गया, और इसके बाद Na हो गया Na। तो इसे हम कहते हैं साबुन का सूत्र हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि सोडियम युक्त लवण यानी साबुन, अर्थात ये हमारा फार्मूला हो गया साबुन का, यानी ये साबुन का हमारा क्या हो गया? सूत्र हो गया। अर्थात इतने बड़े रिएक्शन के माध्यम से हम 7 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, जो वसा के साथ क्षार की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ धन्यवाद।